वेल हेलो माय 11th ग्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कवर करने वाले हैं एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी आई विल टेल यू दैट लेटर। बट सबसे पहले आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द समरी ऑफ द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स। तो इस चैप्टर की जो समरी है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड इट इज़ ऑन द यूट्यूब चैनल, इट इज़ अपलोडेड। तो आप प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखो। उसके बाद आई हैव अपलोडेड 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर जो आप यूज़ कर सकते हो इन योर आंसर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स। कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते हैं, क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं वो अपने आंसर्स में, वो जो वर्ड्स हैं आई हैव शेयर दैट दोज आर रियली इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और आप अगर उन वर्ड्स को अपने आंसर्स में लिखोगे, आई अश्योर यू कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे इन द आंसर्स दैट यू राइट इन योर एग्जाम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सी दैट समरी ऑफ दिस चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। उसके बाद आपको वो 5 वर्ड्स जो हैं वो वाली वीडियो देखनी है, 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 5 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। और आज जो ये चैप्टर है, आज हम इसको कंप्लीटली पूरा कर देंगे बाय डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। तो लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट दी क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली कुछ भी क्वेश्चंस पिक कर लिए हैं, ये वो क्वेश्चंस है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं इन योर एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इट इज डिस्क्राइब द हॉलमार्क्स ऑफ द गारो गलेनियन ट्राइब। तो जो गारो गलेनियन ट्राइब थी, इट वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स honesty, for its trust, and that the people of the Garo tribe they never steal. राइट तो ये 3 चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हॉलमार्क्स जो वर्ड है इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, कि किस चीज के लिए जो गारो ट्राइब है वो फेमस थी, राइट। तो अब हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम सीधा स्टार्ट नहीं करेंगे ऐसे कि जो गारो ट्राइब थी वो सिर्फ इन 3 चीज़ों के लिए फेमस थी, राइट। तो हमें अब सीखना है कि कैसे हमें एग्जैक्टली जो अपना आंसर है वो कैसे लिखना है, कैसे फॉर्म करना है अपना आंसर। तो यू विल स्टार्ट विद सेइंग दैट द गारो गलेनियन ट्राइब लिव्ड इन comical party and it was a mystery how they afforded food. But still they boasted 11 centuries of famous unshakable honesty. क्योंकि वो 11 century से from 11th century from 11 centuries they have been really famous for their honesty, कि unshakable honesty है, unwavering trust था लोगों को उनकी ट्राइब पे। एंड देन यू विल टॉक अबाउट दैट हाउ दे वर प्राउड फर्स्ट एंड ऑनेस्ट नेक्स्ट। प्राउड क्यों थे? बिकॉज दे वर फेमस फॉर देयर अनशेकेबल ऑनेस्टी, दे वर वेरी प्राउड अबाउट इट फर्स्ट एंड देन दे वर ऑनेस्ट नेक्स्ट। दे फर्मली बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर एनी मेंबर ऑफ द गारो ट्राइब टू बी अ thief. So these were the hallmarks of the Garo Galenian tribe. आप लिखोगे लास्ट में यही बात, these were the hallmarks of the Garo Galenian tribe. तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 1 लाइन में आंसर नहीं लिखना है। ऑफकोर्स अगर ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो आप लिख सकते हो, बट इफ इट कम्स इन अ लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से लिखना है। यू स्टार्ट विद सेइंग दैट द गारो गलेनियन ट्राइब लिव्ड इन अ कॉमिकल पार्टी, इट वाज अ मिस्ट्री हाउ दे अफोर्डेड फूड, बट डिस्पाइट दैट दे बोस्टेड 11 centuries of famous unshakable honesty, they were proud first, honest next, they firmly believed in right and wrong, it was impossible for any member of Garo tribe to be a thief, and these were the hallmarks of the Garo tribe, right? So this is how you will write, this is how you will form the answer. Now second question जो बहुत important है आपके exam point of view से, वो है who was considered the natural descendant of the crazy streak in the family and why? तो जो इनकी ये tribe थी गारो tribe, इनकी फैमिली में there was this crazy streak कि हर जनरेशन में एक इंसान ऐसा होता ही है जो थोड़ा सा क्रेजी है, सटका हुआ है जो थोड़ा सा। तो मुराद और अरम के जो फादर वाली जनरेशन थी उसमें हिज अंकल खुसरो और लेट्स से अंकल के वाज क्रेजी एंड इन देयर जनरेशन इट वाज मुराद। तो अब हम सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे दैट मुराद वाज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन द फैमिली एंड बिकॉज ही वाज क्रेजी दैट इज राइट, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका आंसर हमको कैसे लिखना है। दैट मुराद वाज द डिसेंडेंट ऑफ द अंकल खुसरोज स्पिरिट, राइट। अगर आपको स्पिरिट की जगह थोड़ा सा और इस आंसर को बेटर करना है तो आप लिख सकते हो वेग्रेंट एंड कैप्रिशियस,
ये वर्ड्स मैंने आपको उस वीडियो में भी बताए हैं कि आपको ये वर्ड अपने आंसर्स में यूज करने हैं। तो आप बोल सकते हो मुराद वॉज द डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरोज vagrant and capricious spirit or capricious nature, though his biological father was Zorab. Even though Uncle Khusro जो है उसके biological father नहीं थे, still the way his spirit was, जो उसकी spirit की characteristics थी, they matched more with Uncle Khusro. Both shared an eccentric, अनप्रिडिक्टेबल एंड वेग्रेंट नेचर, बहुत ही दोनों अनप्रिडिक्टेबल थे, देयर मूड वुड चेंज वेरी सडनली, दे वर वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो आप ये सब लिखोगे उसके नेक्स्ट लाइन में। वाइल खुसरो वॉज डिसमिसिव, कि ही ऑलवेज सेड पे नो अटेंशन टू इट, इस पे मत ध्यान दो, इस पे मत ध्यान दो, राइट। ही वॉज वेरी डिसमिसिव एंड ही वॉज ऑलवेज वेरी एंग्री। बट मुराद में वो क्वालिटीज नहीं थी। मुराद लिव्ड बाय हिज own wild rules, possessing a unique way with animals and people and even birds. आप birds भी लिख सकते हो, with animals, birds and people. So this is how you have to write this answer completely, that Murad was the natural descendant of Uncle Khusro's capricious spirit, but both shared an eccentric, unpredictable and vagrant nature, while Uncle Khusro was dismissive and he temperament भी लिख सकते हो, wild temperament, he had a wild temperament because बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता था उनको, शॉर्ट टेम्पर्ड थे बहुत ज़्यादा। तो यू विल आफ्टर दैट राइट कि मुराद जो है उसमें इवन तो वो क्वालिटीज़ नहीं थी, बट ही स्टिल लिव्ड बाय हिज ओन वाइल्ड रूल्स, possessing a unique way with animals, birds and people. तो आपको एक प्रो टिप मैं दे रही हूँ कि इस चीज़ में आपको क्या एम्फेसाइज करना है। यू हैव टू एम्फेसाइज हाउ हिज spirit over flesh. आप ये phrase लिखना ही लिखना, because this phrase has been picked up from the chapter itself, कि how जो भी ये crazy streak है, this is more about spirit rather than flesh. Even in flesh उसका जो उनके जो father थे, he was Zorab, but in his spirit, his natural descendant, his father was like Uncle Khusro. So that is how you can write this answer. Now next and the last question, which is very important for your exam point of view, is did the boys return the horse because they were conscience stricken or afraid? वो क्यों अपना वो जो घोड़ा वो चुराते हैं जॉन बायरो का, वो क्यों उस घोड़े को वापस करते? क्या वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हम अब पकड़े जाएंगे, या फिर वो एक्चुअली में गिल्टी फील कर रहे होते हैं, दे रियलाइज कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग? तो इट इज़ नॉट आउट ऑफ फियर, इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर अफ्रेड, इट इज़ आउट ऑफ देयर कॉन्शियस, बिकॉज इन द एंड दे रियलाइज कि दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, कि दे आर ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ दैट वन पर्सन जॉन बायरो, जो उनकी फैमिली पे, उनकी ट्राइब पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, राइट। तो हम इस तरीके से लिखेंगे इसका आंसर कि वी विल स्टार्ट विद सेइंग the boys, हम they से start नहीं करेंगे, we will say the boys were purely conscience stricken. Again, this is a word that I've covered in that video which I told you about, जिसमें मैंने 5 important words discuss किए हैं इस chapter के. So I'm repeating again, please see that video once because it's going to be very important to write your answer, to improve your answer quality. So we will start with saying the boys were purely conscience stricken, not afraid. John Byro did not accuse them. Instead, he praised their family's legendary honesty. Byro's unwavering, blind trust acted as a catalyst, awakening them inner morals and values. They realized they could not let their temporary desire tarnish the 11th century old immaculate legacy of their tribe. तो उनको क्या लगता है कि even though जो जॉन बायरो है वो उनको अक्यूज नहीं करता कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया है, राइट। वो इंस्टेड ही सेज कि मुझे तुम्हारी ट्राइब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो जो ट्रस्ट, जो ब्लाइंड ट्रस्ट, जो अनवेवरिंग ट्रस्ट जॉन बायरो को होता है उनकी ट्राइब पे, वो एक्ट करता है कैसे, एज अ कैटलिस्ट, एंड इट अवेकन्स देयर मॉरल वैल्यूज, देयर इनर मॉरल वैल्यूज, एंड दैट इज व्हेन दे आर वेरी कॉन्शियस स्ट्रिकन। और उनको रियलाइज होता है कि जो ये उनके बचपने की चाइल्डिश डिजायर है, टेम्परेरी डिजायर है, वो उसको ओवर पार नहीं होने दे सकते हैं, राइट। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जो उनकी 11th century ओल्ड जो इमेज है उनकी ट्राइब की, ऑफ देयर लेगेसी, वो उसको टार्निश नहीं कर सकते हैं। इमैक्युलेट मीन्स पावरफुल, profound legacy, right? So that is the meaning of the word immaculate. तो आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना है, and again you can say in the end that is why they
returned the horse not because they were afraid but because they were conscience stricken. तो आप लास्ट में एक और बार ये लाइन जो है ऐड कर सकते हो. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को कैसे लिखने हैं, क्या क्या वर्ड्स लिखने हैं. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज सी द समरी ऑफ दिस चैप्टर. मैंने बहुत अच्छे से इसकी समरी को कवर किया है, थीम्स को कवर किया है, कैरेक्टर ट्रीट्स को किया है कवर, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के, जिनको यूज करके आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी. एंड नाउ दिस लास्ट वीडियो सम्स अप दिस एंटायर चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. If yes, please make sure to hit the like button, share the video with your friends and subscribe to the channel for more such English videos like this. This is Keerti, your English educator from Tannis Park, and I'll see you in the next video. Till then, keep learning and keep growing, my dear students.